और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। बिहार में जारी एसआईआर पर यह सुनवाई होने वाली है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। निर्वाचन आयोग ने हलफनामा भी दिया। वोटर लिस्ट से हटे लोगों का आंकड़ा जारी किया जाएगा। 65 लाख वोटर के नाम काटे गए हैं। कारण के साथ सभी के नाम प्रकाशित किए जाएंगे। 14 अगस्त को हुई थी पिछली सुनवाई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसआईआर पर इन दिनों घमासान मचा हुआ। विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। अब एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। बिहार में जारी एसआईआर पर यह सुनवाई होगी, जहां सुप्रीम कोर्ट में ये अहम सुनवाई आज होने वाली है। निर्वाचन आयोग ने हलफनामा दिया। वोटर लिस्ट से हटे लोगों का आंकड़ा जारी किया जाएगा। 65 लाख वोटर जो है जिनके नाम काटे गए हैं, जिसका आरोप विपक्ष की तरफ से लगातार लगाया जा रहा है, उनके नाम को भी जारी किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, क्या कुछ अपडेट है? निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से बिहार में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़ा मामला जो है, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार पिछले कुछ समय से सुनवाई चल रही है। तो पिछली सुनवाई के दौरान यानी कि 14 अगस्त को जो सुनवाई हुई थी, उस 14 अगस्त को कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो है कोर्ट के द्वारा दिए गए थे। इस मामले में केंद्रीय चुनाव आयोग को कहा गया था कि वो जो 65 लाख लोगों के बारे में जिक्र आ रहा है कथित तौर पर, तो जिनके नाम हटाए गए हैं, तो उनके नाम को आप सार्वजनिक करने के लिए आप कुछ प्रयास करें। और इसके साथ ही उन नामों को हटाने की वजह क्या रही है वो ही बताएं। जैसे बहुत सारे लोग मृत पाए गए, लेकिन जांच के दौरान में पाए गए कि मृत हैं, लेकिन उनके नाम मतदाता सूची में हैं, तो उन नामों को हटा दिया गया। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो बिहार मूल के रहने वाले हैं, उनका वोटर आईडी कार्ड है वहां पर, लेकिन दूसरे राज्यों में जाकर बस गए हैं और वहां पर भी जाकर वोटर आईडी कार्ड बना लिया गया है। तो 2 कार्ड होने की वजह से भी उनका नाम हटा दिया गया है। तो ऐसे लोगों का नाम भी सार्वजनिक करना चाहिए। तो इस तरह से कई ऐसे जो लोग हैं, जो तकरीबन करीब 65 लाख ऐसे लोग हैं जिनका नाम मतदाता सूची से हटाए गए, तो उनके नाम हटाने की वजह और उनके नाम सार्वजनिक करने के लिए उचित उपाय करने का बिल्कुल शंकर, जिस तरीके से लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है चुनाव आयोग पर भी, सत्ता पक्ष पर भी, कि 65 लाख वोटर का नाम काटा गया, वोट चोरी की गई, तो समझा जाए कि आज की सुनवाई के बाद जब नाम प्रकाशित होगा तो उसके बाद विपक्ष का मुद्दा खत्म हो जाएगा? देखिए, एक बहुत बड़ा वो मसला है, वो मसले का समाधान हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से ये आरोप जो लगते रहे हैं, तो जिस तरह से चुनाव आयोग के द्वारा जो हलफनामा दिया गया है, उन हलफनामे में विस्तार से उन तमाम नामों का जिक्र और उसके साथ साथ उसकी वजह भी हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को दे दी गई है। तो आज सुनवाई के दौरान में निश्चित तौर पे चुनाव आयोग के द्वारा उन तमाम मामलों की जानकारी औपचारिक तौर पर कोर्ट के सामने रखी जाएगी और उसके बाद कोर्ट के द्वारा इस मामले पर क्या उचित निर्देश होगा वो देखना लाजमी होगा। बिल्कुल शंकर, और आज देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए शंकर। चलिए बढ़ेंगे आगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने एसआईआर पर बयान देते हुए कहा कि बिहार में जारी मतदाता पुनरीक्षण कार्य के तहत जहां सभी योग्य मतदाताओं का नाम सुरक्षित रहेगा, वहीं अवैध घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई होगी। इस मुद्दे पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बयानों को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि वे संवैधानिक संस्थाओं को बेवजह बदनाम कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं से लड़ने लगे, चुनाव आयोग को दोषी ठहरा रहे हैं। एसआईआर में चुनाव आयोग ने साफ तौर पे कहा है कि जो नाम आ गए, जो छूट गए, वो 1 हफ्ते के अंदर शुद्धि पत्र देकर ठीक कराए जा सकते हैं। लेकिन ये लोग कंफ्यूजन कर रहे हैं। वोट में जो भारतीय मतदाता है, बिहारी मतदाता है, उसको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हाँ, बांग्लादेशियों को दिक्कत होगी। देखिए, संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन भी काफी हंगामेदार रहा। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे पर स्पीकर काफी ज्यादा नाराज हुए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी विपक्ष के तेवर पर कई सवाल उठाए हैं। सभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है। हंगामा, नारेबाजी और गतिरोध। पूरे मानसून सत्र के दौरान कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। हंगामे से शुरू, हंगामे पर खत्म। लगातार हो रहे हंगामे के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।
विपक्ष के हंगामे को लेकर स्पीकर बेहद नाराज दिखे और हंगामे के लिए फटकार भी लगाई। स्पीकर ने कहा कि पूरे सत्र में नियोजित तरीके से नारेबाजी की गई। लगातार गतिरोध और नियोजित व्यवधान के कारण हम केवल 37 घंटे ही चर्चा कर पाए। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि सदन में सार्थक मर्यादा परंपराओं के अनुरूप चर्चा नहीं हो रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसून सत्र को विजयोत्सव वाला सत्र बताया था, लेकिन 21 जुलाई को सत्र की शुरुआत से आखिरी दिन तक करीब पूरा सत्र ही हंगामे की भेंट चढ़ गया। संसद के मानसून सत्र में सबसे ज्यादा हंगामा बिहार में हो रहे एसआईआर को लेकर हुआ। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन की कार्यवाही चलने नहीं दी। विपक्ष के हंगामे पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी सवाल खड़े किए। आप मतभेद को सदन के पटल पे रखिए ना, आप अपनी चिंताओं को सदन के पटल पे रखिए, पर इस तरीके से हंगामा करना और एक ऐसे आचरण का प्रदर्शन करना जो कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता। आप लोकतंत्र में एक गलत परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। सदन की कार्यवाही पर खर्चा होने वाला लाखों रुपए टैक्स पेयर्स की जेब से जाता है। सवाल है कि आम आदमी के पैसों को इस तरह हंगामे में उड़ा देना क्या अच्छी बात है? वैसे हंगामे के बीच ही लोकसभा में 12 विधेयक भी पारित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूर्व मोकामा विधायक अनंत सिंह का बाढ़ अनुमंडल के भुवनेश्वरी चौक पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। अनंत सिंह जिंदाबाद के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। इस दौरान अनंत सिंह मीडिया के सवालों से बचते हुए दिखे। लंबे समय बाद अनंत सिंह की क्षेत्र में सक्रियता से समर्थकों में उत्साह है। हालांकि राजनीतिक बयानबाजी से उन्होंने दूरी बनाए रखी और अपने दौरे को धार्मिक और जनसंपर्क तक ही सीमित रखा। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा थाना क्षेत्र में आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेले में पूर्व विधायक अनंत सिंह अपने तीनों बेटे के साथ पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण की छठियारी के अवसर पर पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह अपने तीनों बेटों के साथ पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और वहां पे पूजा अर्चना भी की। मौके पर मौजूद समिति के अध्यक्ष रणवीर कुमार ने अंगवस्त्र देकर के उन्हें सम्मानित किया। पूर्व विधायक के पहुंचते ही सैकड़ों की संख्या में जनता की भीड़ वहां पर उमड़ गई। दिल्ली में दरों के युक्तिकरण को लेकर हुई जीओएम की बैठक, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए 2 प्रमुख जीएसटी स्लैब 12% और 28% को समाप्त करने के प्रस्ताव पर सभी राज्यों ने अपनी राय दी है। बिहार सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। सम्राट चौधरी ने बताया कि यह प्रस्ताव अब जीएसटी परिषद को रेफर कर दिया गया है और अंतिम फैसला परिषद लेगी। 2 स्लैब हटाने का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सरल बनाना है, जिससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ मिल सके। लोगों ने जो केंद्र सरकार के प्रपोजल आए हैं उसमें सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं कुछ स्टेट के, इसके बावजूद हम लोगों ने केंद्र जीएसटी काउंसिल को रेफर किया है। अब जीएसटी काउंसिल उसमें निर्णय लेगा और जो केंद्र सरकार के प्रस्ताव हैं 2 स्लैब को समाप्त करने के लिए, उस प्रस्ताव पर हम लोगों ने विचार किया और समर्थन दिया है और हम लोग इसको रिकमेंडेशन दिए हैं। अब जीएसटी काउंसिल इसको फैसला लेगा। त्योहारों का सीजन आने वाला है और ऐसे में लाखों लोग बिहार लौटने की तैयारी में हैं। दीपावली और छठ महापर्व पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए केंद्र सरकार ने बिहार वासियों को बड़ी सौगात दी है। रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं, ये रिपोर्ट देखिए। त्योहार के सीजन में घर लौटने वाले यात्रियों की मुश्किलें कम करने के लिए रेलवे ने खास कदम उठाए हैं। इस बार यानी कि बिहार के लोगों की दीपावली और छठ शानदार होगी। इस बार हर बार की तरह लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे ने 12,000 स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक आने और 17 नवंबर से दिसंबर तक वापसी के लिए चलाई जाएंगी। त्योहारों में ट्रेन वाला तोहफा इस बार इस त्योहार को खास बनाने वाला है और इसलिए दीपावली और छठ में बिहार आना जाना आसान हो जाएगा।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका ऐलान किया है। बिहार के लिए 12,000 से अधिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं। 13 से 26 अक्टूबर और आगे की यात्रा के लिए ट्रेनें होंगी। 17 नवंबर से 1 दिसंबर तक वापसी यात्रा की जा सकेगी। कंफर्म रिटर्न टिकट पर 20% की छूट भी मिलेगी। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने टिकट पर 20% छूट देने का फैसला किया है। इसके अलावा बिहार में वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों का संचालन भी बढ़ा दिया जाएगा। इस फैसले पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुन लीजिए। छठ पूजा, दुर्गा पूजा में लोगों को जाने में दिक्कत होती थी, तो वैसे स्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर आदरणीय रेल मंत्री जी ने 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, जिससे कि बिहार के लोग पूजा फेस्टिवल के समय आराम से घर जा सकें। बिहार को रेलवे की तरफ से मिली सौगात पर एक नजर भी। बक्सर, लखीसराय में तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बनाई जाएगी। पटना के चारों ओर रिंग रेलवे, मधुबनी के लोकहा में वॉशिंग पिट, सुल्तानगंज से देवघर रेल लाइन से जुड़ेगा। बिहार में अब आरओबी और आरक्यूबी का निर्माण किया जाएगा। रेलवे का ये फैसला बिहार में त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए लिया गया है। घर लौटने वालों को बड़ी राहत इससे मिलने वाली है। क्या है बिहार के यात्रियों की राय, वो भी जान लीजिए। 12,000 ट्रेन बिहार को जो है मिल रहा है छठ और दिवाली के लिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बाहर से यात्रियों को आने के लिए 12,000 ट्रेनें चल रही हैं, तो अच्छी बात है। एनडीए की सरकार में अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो देखा आपने, त्योहार पर अपने घर लौटना अब आसान हो जाएगा। लाखों यात्रियों के लिए एक बड़ा तोहफा। रेलवे की तरफ से ये फैसला सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि अपनेपन का तोहफा है। अब दिवाली और छठ की रौनक बिहार की धरती पर और खास नजर आएगी। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से संवाददाता अमरजीत शर्मा के साथ दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। तो भारतीय रेल ने बिहार वासियों को बड़ी सौगात दी है। दीपावली और छठ के अवसर पर बिहार को 12,000 स्पेशल ट्रेनें दी जाएंगी। साथ ही पूर्णिया कोट से पटना तक वंदे भारत और सहरसा से अमृतसर तक अमृत भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। मंत्री लेसी सिंह ने बताया कि उन्होंने सितंबर 2024 में रेल मंत्री से इस सेवा की मांग की थी। 6 अगस्त 2025 को रेल मंत्री ने इस पर सहमति दी। हाल ही में डीआरएम ने संबंधित स्टेशनों का निरीक्षण भी किया। हम लोग आशान्वित है कि जल्द ही इसकी परिचालन हो जाए, और इसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को के प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि ये बहुत ही इस इलाके के लिए, पूर्णिया और कोसी अंचल के इलाके के लोगों के लिए बड़ी अच्छी ट्रेन की शुरुआत हो रही है। और देखिए, पूर्णिया से पटना तक बनने वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस बिहार का पहला ऐसा एक्सप्रेस वे होगा जो कि पूरी तरीके से राज्य में बनेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने इसे एक्सप्रेस वे 9 नाम दिया है और 6 लेन का ये एक्सप्रेस वे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगा और पूर्णिया से पटना की दूरी सिर्फ 3 घंटे में तय होगी। इसमें बड़े बड़े पुल, इसके साथ ही आरओबी और कई कनेक्टिविटी पॉइंट भी होंगे। जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो चुका है और टेंडर के बाद 2.5 साल में निर्माण देखिए पूरा हो जाएगा। वहीं मंत्री लेसी सिंह ने इसे बिहार के विकास में महत्वपूर्ण कदम बताया है। एक्सप्रेसवे 9 के नाम से NE 9 रखा गया है, जो कि पटना से पूर्णिया तक एक एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बनेगा, जो बिहार का पहला एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा। और इसमें DPR चल रही है, लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस चल रहा है। ये हमारा NH एक्ट में 3A, और उस 3A में होता है कि हम लैंड आइडेंटिफाई करते हैं कि इसे उससे जाएगा, एंड देन 3D। तो अभी 3A के प्रोसेस पे है, वेरिफिकेशन हो गया और जल्दी 3A उसका पब्लिश होने वाला है। हाँ, ये कुल 245 किलोमीटर का लगभग है और 100 से 120 की उसकी स्पीड लिमिट रहेगी, तो 3 घंटे में उस पर आ सकते। देखिए, बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है कि पूर्णिया से पटना एक्सप्रेसवे की स्वीकृति मिली है। ये अपने आप में इस इलाके के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। अब हम लोग 3 घंटे में एक्सप्रेसवे बन जाएगी पटना से पूर्णिया, तो 3 घंटे का सफ़र होगा पूर्णिया से पटना जाने में। तो ये तो जहाँ
6 घंटा 7 घंटा लगता है, वहाँ 3 घंटा में हम सफ़र करेंगे, तो इससे और क्या बड़ी खुशखबरी हो सकती है। तो इसके लिए तो डबल इंजन की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरा क्रेडिट जाता है कि यहाँ के बिहार के लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लगातार इतना बड़ी बड़ी सौगातें दे रहे हैं। और मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां संग्रामपुर में डबल मर्डर से हड़कंप मचा है। आपसी गैंगवार में डबल मर्डर हुआ। दोनों मृतक का भी आपराधिक इतिहास रहा है। धनंजय गिरी और गुड्डू यादव की हत्या हुई। अपराधी सोनोवर खान पर हत्या का आरोप है। सोनोवर खान की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। अवनीश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। अवनीश, क्या अपडेट इस मर्डर को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए मोतिहारी के संग्रामपुर के दरियापुर मठ के पास गैंगवार में, आपसी गैंगवार में 2 लोगों की मौत हुई है। तो की जो पहचान है उसमें धनंजय गिरी और गुड्डू यादव, इन दोनों का भी आपराधिक इतिहास रहा है और सोनोवर खान ने हत्या की है। पुलिस एसआई टीम का गठन किया गया है डीएसपी के नेतृत्व में और छापेमारी की जा रही है, लेकिन अभी भी सोनोवर खान को गिरफ्तार नहीं किया गया है। देखिए कल ही जो है देर रात जो है सोनोवर खान ने बुलाया था धनंजय गिरी और गुड्डू यादव को और बुलाकर गोली मार दी, जिसके बाद उन दोनों की मौत हो गई। और इससे पहले भी धनंजय गिरी जो है कई घटना में शामिल थे, चाहे चरस तस्करी का मामला हो या हत्याकांड का मामला, उसमें वो शामिल थे। और कहीं ना कहीं ये बदले की भावना है, क्योंकि सोनोवर खान के रिश्तेदार की हत्या हुई थी, जिसमें धनंजय गिरी जेल गया था और जेल से निकलने के बाद ही सोनोवर खान ने सीधे जो है धनंजय गिरी को बुलाकर उसकी हत्या कर दिया। तो आपसी गैंगवार में 2 लोगों की मौत हुई है। पुलिस पूरी जांच में जुटी है। तमाम अपराधियों की पहचान में पुलिस लगी हुई है। 3 कुल अपराधी हैं, जिसमें सोनोवर खान और 2 उनके सहयोगी, उनकी तलाश पुलिस कर रही है। जी, शुक्रिया अपडेट के लिए आपका। इसी बीच देखिए राजधानी पटना से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां पश्चिम बंगाल में सोना लूट का मामला सामने आया है। पटना से 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। हुगली में करोड़ों के सोना की लूट हुई थी और सोना बरामद करने के लिए छापेमारी लगातार की जा रही है। बड़ी खबर आपको इस वक्त पटना से बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सोना लूट का ये पूरा मामला सामने आया और पटना से 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सोना बरामद करने के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त राजधानी पटना से बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सोना लूट का ये पूरा मामला सामने आया। पटना से 4 आरोपी की गिरफ्तारी हुई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बंद रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।